आप सभी का उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा ई कंटेंट के इस प्रयोजन पर आप सभी छात्र छात्राओं का जो भी इस आभासी पटल से जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। मैं वासुदेवन मणि त्रिपाठी असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी कॉलेज मलिकपुरा गाजीपुर से आपको राष्ट्र रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक विषय के अंतर्गत तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा के कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट से विषय को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जिस विषय का हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, जो हम जानना चाह रहे हैं या हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं, उस विषय को पढ़ने की क्या उपयोगिता है, उसकी क्या प्रासंगिकता है। क्योंकि जब हम इस विषय को जान लेते हैं कि इसके पढ़ने का हमें लाभ क्या है, तो उस विषय के पढ़ने के प्रति हमारी रुचि में वृद्धि होती है। जब हम उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के तीसरे सेमेस्टर का सिलेबस देखते हैं तो हमें पाते हैं कि यूनिट पहले के बी में ओरिजिन कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एज ए सब्जेक्ट दिया गया है। और यह सभी परीक्षाओं में जब आप रक्षा में स्ट्रैटेजिक अध्ययन विषय से संबंधित किसी भी विषय वस्तु किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने जाते हैं तो यह विषय अति महत्वपूर्ण विषय है। इसके बिना इस पूरे विषय इसकी कमी को कोई अन्य चैप्टर अन्य कोई पाठ्यक्रम का विषय पूरा नहीं कर सकता है। अब हम आते हैं इस विषय की भूमिका पर। मानव समाज आदिकाल से समस्याओं से जूझता रहा है। सुरक्षा की धारणा का चिंतन करने वाले विभिन्न विचारकों का ऐसा मानना है कि युद्ध और संघर्ष मानव अस्तित्व से जुड़ा है और इस संघर्ष ने मानव समाज के प्रत्येक पहलू में एक स्थायी भय को जन्म दिया, जिसे विभिन्न विचारक विभिन्न स्ट्रैटेजी चिंतक असुरक्षा का नाम देते हैं। और इसी असुरक्षा के समाधान के लिए विभिन्न विचारकों ने जिस समाधान की खोज की उसे सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आज ही नहीं, आज के 2 दशक 3 दशक 4 दशक 5 दशक पहले सदैव से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाली प्रवृत्तियों में सुरक्षा महत्वपूर्ण स्थान रही। अब ये देखेंगे और सुरक्षा की प्रकृति क्या रही है। यह व्यापक बहुआयामी जटिल सापेक्षिक और गत्यात्मक धारणा है। यह समझने के लिए हम आगे बढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सुरक्षा एक व्यापक धारणा है। सुरक्षा कोई संकुचित धारणा नहीं है। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सुरक्षा कहीं केवल सैन्य से नहीं, सामाजिक से नहीं, आर्थिक तत्व से नहीं, बल्कि राष्ट्र को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों को अपने अंदर निर्धारित करती है। बहुआयामी समस्त आयामों को अपने अंदर समझती है। जटिल है चूंकि यह अपने अंदर इतने तमाम तरह के आयामों को सम्मिलित कर लेती है। तो जब हम किसी एक विषय वस्तु के अंतर्गत इसके अध्ययन का प्रयास करते हैं तो यह पाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जटिल धारणा है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक सिद्धांत के रूप में पढ़ेंगे एज एम्बिगुअस सिंबल कि अर्नाल्ड वुल्फर इसको एम्बिगुअस सिंबल अस्पष्ट धारणा के कह के पढ़े, इसकी जटिलता को देखते हुए। इसके साथ ही यह सापेक्षिक धारणा है। जब हम सापेक्षिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका सामान्य सा अर्थ होता है कि किसी के भी संदर्भ में प्रयुक्त हो जाना, अर्थात कि सुरक्षा हमारे लिए कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है। केवल सुरक्षा ही ऐसी धारणा नहीं है जो सापेक्षिक कहलाती है, बल्कि इसके साथ कुछ और भी धारणाएं हैं जिनके अंदर सापेक्षिकता का गुण विद्वान होता है। शांति की धारणा है। जब शांति अनुसंधान करने वाले विभिन्न विद्वान जब शांति को परिभाषित करते हैं तो भी कहते हैं कि शांति एक सापेक्षिक धारणा है। शांति आपके लिए कुछ और हो सकती है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ठीक इसी प्रकार राष्ट्र राज्यों के मध्य में एक के लिए दूसरी और दूसरे के लिए दूसरी हो सकती है। और इसी को प्राप्त करने के लिए जो परस्पर संघर्ष होता है उसी के समाधान के रूप में सुरक्षा विकसित होती है। इसके साथ ही जो इसका अगला गुण है वह गत्यात्मक धारणा। सुरक्षा एक गत्यात्मक प्रकृति की धारणा है। गत्यात्मक जो समय के साथ निरंतर परिवर्तनशील हो जाएगी। जब हम आगे अवधारणा पढ़ेंगे तो हम यह पाएंगे कि सुरक्षा केवल एक परिभाषा में एक लयबद्धता से चलती चली नहीं आ रही है। आप पाएंगे परंपरागत, यथार्थवादी, आदर्शवादी, तमाम तरह की जितने तरह की चिंतक आए उन सभी ने सुरक्षा को अपने अपने तरीके से प्रभावित किया। मतलब आज सुरक्षा की आवश्यकता रही, लोगों ने देखा कि हमारी आवश्यकता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मध्य युद्ध लगातार हो रहे हैं, तो उन्होंने पाया कि नहीं, अगर हम सैन्य साजो सामान इकट्ठा कर लें तो हम सुरक्षित अपने आप को महसूस कर लेंगे। और आज हम पाते हैं कि नहीं, केवल सैन्य साजो सामान से सुरक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती, बल्कि राष्ट्र के और अवयव हैं जिसको सुदृढ़ करके हम सुरक्षा प्राप्त कर पाते हैं। मतलब इसका सामान्य सा अर्थ होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक गत्यात्मक का सामान्य अर्थ है कि वह गतिशील धारणा है, वह निरंतर परिवर्तनशील धारणा है। वो अपने स्वरूप को राष्ट्र की प्रकृति के अनुरूप, राष्ट्र के समकालीन प्रवृत्तियों के अनुरूप लगातार परिवर्तित करती रहती है।
यह राष्ट्रीय चिंतन का वह मूल घटक है जो राष्ट्र के मूल चरित्रों से अवगत कराता है। कहने का आशय यह है कि जब कोई राष्ट्र अपनी निर्माण प्रक्रिया में होता है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने राष्ट्र का अवलोकन करता है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पाता है, तो वो अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले सकारात्मक तत्वों को पहचान कर पाता है और नकारात्मक तत्वों के प्रति संरक्षा और उसके समाधान की दिशा भी निर्धारित कर लेता है। अब जब आप सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहला जो शब्द प्रयोग किया गया है वो शब्द प्रयोग किया गया है ओरिजिन, राष्ट्रीय सुरक्षा की ओरिजिन। जब हम एक समय में हम बांधना चाहें राष्ट्रीय सुरक्षा को, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा कब उत्पन्न हुई, तो ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। आदिकाल से, जब मैंने भूमिका बताई तो उसी समय मैंने कहा कि आदिकाल से सुरक्षा, लोगों में जो असुरक्षा के प्रति भय उत्पन्न हुआ, संघर्ष से भय उत्पन्न हुआ, लोग तभी संघर्ष करते आए। लेकिन आज की आधुनिक धारणा में सुरक्षा का एक संगठित अध्ययन, एक विषय के रूप में अध्ययन का प्रयास 20वीं शताब्दी से माना जाता है। और यह माना जाता है कि पश्चिमी राष्ट्रों ने इसके प्रति बहुत ही, इस विषय के अध्ययन के प्रति, इसके विकास के प्रति बहुत ही मेहनत किया। और कोई भी चीज, किसी भी राष्ट्र के द्वारा की जाने वाली चीजें, जो भी घटना परिघटना उस समय की तत्कालीन प्रवृत्तियों से प्रभावित होती हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की आधुनिक धारणा के अध्ययन की उत्पत्ति का केंद्र पश्चिमी राष्ट्रों को 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में माना जाता है। और यह माना जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व के उपरांत सबसे ज्यादा इस विषय को महत्व देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की न केवल स्थापना की, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी बनाया। और ये कहा, और ये विभिन्न विद्वानों ने अध्ययन में कहा कि अब इस समय से राष्ट्रीय सुरक्षा केवल किसी राष्ट्र के तत्कालीन परिस्थितियों से नहीं, बल्कि दूरगामी प्रतिबद्धताओं से भी जुड़ गई है, जिसमें अब केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को सैनिक से नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, प्रौद्योगिक क्षेत्र भी सम्मिलित कर लिए गए हैं। आगे चलकर जब हम जाते हैं तो सुरक्षा के मामलों में इस तरह से जो होड़ हुई, उसमें विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए, पारस्परिक विचार विनिमय करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी तंत्र द्वारा अनेक संस्थान स्थापित किए। इस विविध बहुपक्षीय प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि सुरक्षा अध्ययन एक विषय के रूप में स्थापित हुआ और हमें अध्ययन अध्यापन के लिए बहुत ढेर सारी सामग्री प्राप्त हुई। अब अगला बिंदु, अब हम आते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा पर। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का अध्ययन करते हैं, तो जब विभिन्न विद्वानों को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि अलग अलग दृष्टिकोण के रूप में अलग अलग विद्वानों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। परिणाम क्या हुआ है कि एक भीड़ सी क्रिएट हो गई है। हमने उसको अलग करने के लिए चरणबद्ध तरीके से हमने राष्ट्रीय सुरक्षा को अवधारणा को विभाजित किया है। जैसे पहले जब मैंने जब से 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के हम विद्वानों का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति क्या थी और उस प्रवृत्ति को हमने परंपरागत अवधारणा का नाम दिया। हम यह पाते हैं, अब उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा, जिसका सीधा सा अर्थ था क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने की योग्यता अगर आपके अंदर है, अपनी क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता की आप रक्षा कर लेते हैं। और किसके माध्यम से? सैन्य साजो सामान के माध्यम से आप अपनी रक्षा करने की योग्यता और क्षमता रखते हैं, तो आप अपने आप से सुरक्षित हैं। और इस तरह की चिंतन परंपरा में वाल्टर लिपमैन, चार्ल्स बियर्ड, मार्टिन वर्कोविच, पीजी ब्रुक्स, इयान बेली इत्यादि जैसे विद्वान शामिल हैं। यहां तक कि आप इस विषय को आप एकदम महत्वपूर्ण मान के चलिए कि वाल्टर लिपमैन की परिभाषा आप यूजीसी नेट की परीक्षा दें, जेआरएफ की परीक्षा दें, इस विषय से, सुरक्षा अध्ययन से विषय से संबंधित किसी भी विषय, आप यूजी पीजी से लेकर किसी भी जाएं, वाल्टर लिपमैन की परिभाषा परंपरागत धारणा में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है। और वह कहते हैं कि परंपरागत अवधारणा के अंतर्गत वह कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र केवल उसी सीमा तक सुरक्षित है जितनी दूर तक वह युद्ध से बचना चाहता है और उसे अपने आधारभूत मूल्यों के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता है। लेकिन यदि उसे चुनौती दी जा रही है, उसकी आधारभूत मूल्यों की चुनौती दी जा रही है, आधारभूत मूल्य का मतलब उस राष्ट्र ने उस राष्ट्र की अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता, निर्णय लेने की योग्यता, उसके आर्थिक संसाधन, उसके प्राकृतिक संसाधन, जब उसको चुनौती दी जा रही है तो उस चुनौती का समाधान वह कितने समय में उससे युद्ध लड़के प्राप्त कर सकता है। अगर वो ये करने में समर्थ है तो वह सुरक्षित माना जाएगा। लेकिन अब कुछ तो बात रही, मैंने कहा सुरक्षा की प्रकृति गत्यात्मक रही है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रही है। हम किसी एक बिंदु से, एक कोण से, एक जगह खड़े होकर राष्ट्रीय सुरक्षा को समेकित रूप से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की परंपरागत धारणा में सुरक्षा केवल सैन्य साजो सामान से मानी जाती है, जबकि राष्ट्र एक बहुअंगी निकाय होता है और सेना केवल उसका एक
पक्ष होती है। इस आधार पर सुरक्षा को शक्ति का समानार्थक मान के उसके प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास करना यह कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अध्ययन के विभाजन के अगले क्रम में जब हमने अध्ययन किया तो हम पाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो दौर रहा, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का जो दौर हुआ, उसमें दो धारणाओं का विकास हुआ। पहली धारणा आदर्शवादी धारणा और दूसरी धारणा यथार्थवादी धारणा। यथार्थवादी धारणा राष्ट्रीय सुरक्षा को शक्ति से भी उत्पन्न मानता है कि आप जितनी शक्ति अर्जित कर लें उतने अधिक शक्तिशाली हैं। आपके अंदर शक्ति के द्वारा किसी भी परिस्थिति को निपटने की क्षमता है तो आप शक्तिशाली हैं। और राष्ट्रीय शक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है अध्ययन का। राष्ट्रीय शक्ति को उसमें मूर्त अमूर्त तत्वों के हिसाब से विभाजित किया जाता है। राष्ट्रीय शक्ति का यहाँ पे सामान्य से सैन्य परंपरागत से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ शक्ति का आश्रय राष्ट्र के मूर्त और अमूर्त तत्वों से है। जब आप राष्ट्रीय शक्ति का इसी विषय के अंतर्गत इसी पेपर राष्ट्रीय शक्ति को पढ़ेंगे तो यथार्थवादी की शक्ति संकल्पना समझेंगे। तो वो यथार्थवादी क्या कहते हैं कि सुरक्षा अगर प्राप्त करनी हो तो आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। इस विधा का अध्ययन करने वाले विद्वानों में E.H. कार, हिंस जे, मॉर्गन थाउर, जॉर्ज कैनन, फ्रेडरिक वाइटकिंस, लासवेल, डेविड स्टर आदि विद्वान करते हैं। इस धारणा का मानना है कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग कहते हैं अगर आप राष्ट्र राज्य के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो जो दूसरे राष्ट्र राज्य हैं आपको हमेशा नष्ट करने का प्रयास करते रहेंगे और इसके लिए, इससे बचाने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। और इसके पीछे वह तर्क देते हैं कि यह धारणा, यह विचारधारा न केवल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति प्राप्त करने के आधारभूत सिद्धांत का प्रतिनिधित्व ही करती है बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के व्यवहार को भी नियंत्रित करने के उद्देश्य को भी पूरा करती है। यथार्थवादी चिंतन शक्ति के माध्यम से सुरक्षा प्राप्ति का माध्यम बतलाने में, परंतु यह भूल जाते हैं कि शक्ति सुरक्षा को प्राप्त करने का साधन मात्र है, उसको साध्य नहीं बनाया जा सकता है। शक्ति एक पक्ष हो सकता है लेकिन मुख्य रूप से उसके माध्यम से हम सुरक्षित नहीं हो सकते हैं, अन्य पक्ष भी इसमें विद्यमान होते हैं। ठीक इसी तरह मैंने आरंभ में कहा कि दो धारणाएं बलवती हुई, एक यथार्थवादी जो मानते हैं कि यथार्थ में, वास्तविकता में हमारी जो आवश्यकता है, जो भौतिक रूप से उपस्थित हो सके, जो अमूर्त रूप से हमें प्राप्त हो सके, उसको अगर हम सुदृढ़ कर लें तो हम शक्तिशाली, हम सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से आदर्शवादी जो विचारक थे वो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इस तरह से प्रतिस्पर्धा में जाएंगे तो आपको देख के दूसरा राष्ट्र प्रतिस्पर्धा करेगा और इस तरह से एक होड़ मच जाएगी शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो हम उससे सुरक्षित नहीं हो सकते हैं, अशांति बढ़ेगी ही। तो कहते हैं कि सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमें शांति को समाहित करना पड़ेगा और इसकी मुख्य विचारधारा का श्रेय जाता है 1795 कोटरसैट की विचारधारा को माना जाता है। और बाद में इस चिंतन परंपरा को वुड्रो विल्सन, महात्मा गांधी, बंटन रसेल, नेल्सन मंडेला आदि विद्वानों ने आगे बढ़ाया। यह कहते हैं अगर सुरक्षा प्राप्त करनी है तो हमें तर्क, शिक्षा और मानव कल्याण के माध्यम से सुरक्षा प्राप्त करनी होगी और इसके लिए तीन माध्यम भी बतलाते हैं। कहते हैं राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों में परिवर्तन करना होगा, केवल शक्ति प्रतिस्पर्धा के द्वारा सुरक्षा नहीं बल्कि हमें तर्क और शिक्षा को शामिल करना रहेगा। दूसरा कहते हैं सर्वाधिकार दल जो राष्ट्र की संपूर्ण संपत्ति पर अपना अधिकार जताते हैं, ऐसे दलों का अस्तित्व समाप्त करना होगा क्योंकि वो इनका ऐसा मानना है, इन विचारकों का ऐसा मानना है कि आज तक जितने भी संघर्ष हुए हैं वो लोकतंत्र और सर्वाधिकार राज्यों के मध्य हुए हैं। और तीसरा कहते हैं कि क्यों ना वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को अंगीकार करते हुए हम संपूर्ण विश्व सरकार की ही स्थापना कर दें, जहां एक सरकार हो और वो सरकार संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कार्य करे। परंतु आदर्शवादी चिंतक यह सब व्याख्यान करते हुए भूल जाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय कभी भी बल प्रयोग को साधन के रूप में त्याग नहीं करेगा क्योंकि ऐसी कोई भी व्यवस्था यह आश्वासन नहीं दे सकती है कि कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र, हम कोई भी व्यवस्था खड़ी कर दें, हमारा पड़ोसी हमसे हमारे ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा, हम उससे सुरक्षित महसूस करेंगे या नहीं करेंगे, ये स्वतंत्र विषय हो जाता है। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि बल प्रयोग हम नहीं करेंगे तो अगला नहीं करेगा। अर्थात वो कहीं ना कहीं अति आदर्शवादी विचारधारा के कारण यह धारणा भी सुरक्षा की धारणा में अप्रभावी महसूस होती है, केवल आदर्श के माध्यम से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगली धारणा बहुत ही रोचक धारणा है। जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा का अध्ययन करते हैं तो सुरक्षा दुविधा की धारणा का अध्ययन बहुत जरूरी हो जाता है। यह 1950 में जॉन हर्ज द्वारा दी गई उनकी एक किताब थी, उनकी रचना थी पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइलिज्म, जिनमें उन्होंने शक्ति की तत्परता को कम करके सुरक्षा को प्राप्त करने के बताया। उन्होंने कहा अपनी धारणा में कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए जिस नीति का निर्माण करता है उसके द्वारा वह प्रयास करता है कि सभी साधन उपलब्ध हों,
मतलब जब हम अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं तो उसके लिए जितने साधन की आवश्यकता है वो सभी उपलब्ध हो, ना कि जो उपाय है जो संभव हो सकता है कि अगर हम ये एकत्रित कर ले तो सुरक्षित हो जाएं, बल्कि वह प्रयास करता है कि जितने हमारे पास साधन उपलब्ध हो वह सभी हमारे पास प्राप्त हो जाएं। और यहीं से एक शक्ति संचयन की प्रतिस्पर्धा चालू होती है। और जॉन हर्ज कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो शक्ति अर्जित करने में, सुरक्षा के लिए शक्ति प्राप्त करने में और आक्रमण के लिए शक्ति इकट्ठा करने में, उन दोनों के मध्य कोई अंतर नहीं रह जा सकता है। परिणामतः क्या होता है कि एक राष्ट्र के द्वारा किया जाने वाला सुरक्षा संबंधी उपाय, हम इस आधार पर शक्ति का संचयन कर रहे हैं कि हम सुरक्षित हो जाएं। लेकिन इस बात की गारंटी अगले राष्ट्र राज्य को नहीं होगी कि वो मेरे हमले के लिए नहीं है। तो कहते हैं कि एक राष्ट्र के द्वारा किया जाने वाला सुरक्षा उपाय दूसरे के लिए सुरक्षा उपाय उसकी सुरक्षा के लिए, ना कि आक्रमण के लिए या सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। और इसी धारणा को सुरक्षा दुविधा की धारणा का नाम दिया गया। और यह फिर से इंपॉर्टेंट सेगमेंट है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कि सुरक्षा दुविधा आपको कॉन्सेप्ट के रूप में यूजी की परीक्षा में, पीजी की परीक्षा में, साथ में यूजीसी नेट, ये जेआरएफ की परीक्षा में, या जिस भी इस विषय से संबंधित आप अध्ययन करते हैं, यह धारणा राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जॉन हर्ज की यह धारणा, आगे हम बढ़ते हैं, जॉन हर्ज की यह धारणा सुरक्षा की परस्पर निर्भरता के महत्व को स्पष्ट करती है। वह कहती है कि हमें सुरक्षा प्राप्त करने के प्रयास में यह नहीं भूल जाना चाहिए कि पड़ोसी राष्ट्र राज्य या वैश्विक राष्ट्र राज्य में हम दूसरे को विश्वास में लेके अपनी शक्ति, अपनी सुरक्षा को अर्जित करें, और कहीं ना कहीं इसी माध्यम से ही हम सुरक्षा अर्जित कर सकते हैं। अगली धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा है, आर्थिक एवं विकासवादी दृष्टिकोण। और विकासवादी दृष्टिकोण की रॉबर्ट मैकिनमारा की परिभाषा को यूएनओ ने अपने 25वें अधिवेशन में स्वीकार किया। और यह परिभाषा आप राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा के रूप में सीधे प्रत्यक्ष तौर पर कोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की जो आर्थिक धारणा है वह कहती है कि सुरक्षा जो है आर्थिक समृद्धि के मूल में निहित है। और इसके विचारकों में स्टीफन डी क्रेजनल, हेराल्ड ब्राउन उल्लेखनीय है। इस धारणा का मूल यह है कि संपूर्ण इतिहास इस तथ्य का साक्षी रहा है कि आर्थिक समृद्धि सदैव राज्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान की स्थिति प्राप्त करती है। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा के परिसीमन का मूल उद्देश्य ये रहा है। कहते हैं स्टीफन जी किजनर की मैं बात कोट कर रहा हूं कि स्टीफन जी किजनर ने अपनी रचना में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा के परिसीमन यानी कम, उसकी अवधारणा की विकसित होने के ना होने के पीछे का मूल कारण यही रहा है। कुछ राजनीतिक, प्रादेशिक और अन्य सभी ज्ञात अज्ञात उद्देश्यों को तो महत्व दिया, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की आर्थिक समृद्धि को महत्व नहीं दिया। और कहते हैं कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन हमें पुनः उसी बात पे आना होगा कि किसी एक विषय की तरफ होकर हम राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी विषय, किसी भी विषय को, चाहे वो सैन्य हो, चाहे वो यथार्थ हो, शक्ति प्राप्त करने की इच्छा शक्ति हो, वो आर्थिक माध्यम हो, हम वो सारे विषय माध्यमिक विषय हो जाते हैं। और ये धारणाएं जितनी भी हैं, जितने भी विद्वान आए, जब हम पढ़ते हैं तो जब मैं भी विद्यार्थी तो प्रश्न आए थे कि ऐसा उन विचारकों ने सोचा क्यों, कि उसके बाद उसका खंडन हुआ और अगले ने उसका विकल्प प्रस्तुत किया, अगले ने और उसका विकल्प प्रस्तुत किया। तो स्वाभाविक है कोई भी विचारक अपने देश, काल और परिस्थितियों से प्रभावित होता है। उसके चिंतन का विषय वस्तु, उसके चिंतन का केंद्र जो तत्कालीन परिस्थितियां घटित होती हैं। जैसे हम वाल्टर लिपमैन का एग्जांपल लेते हैं। वाल्टर लिपमैन ने जिस परिस्थिति में परंपरागत धारणा और सैन्य शक्ति के माध्यम से कहा कि अगर अपने आधारभूत मूल्यों की रक्षा सैन्य प्रतिकार से कर सकते हैं तो हम सुरक्षित हैं, ऐसा उन्होंने तब कहा क्योंकि वो जिस देश काल परिस्थिति में रह रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के परस्पर आशंकित थे कि कब हमारे क्षेत्र विस्तार के लिए अगला मजबूत राष्ट्र मेरे ऊपर हमला कर दे। तो इस परिस्थिति में उस विचारक ने यह सोचा कि अगर अगला राष्ट्र मेरे ऊपर हमला कर रहा है तो अगर हम उस हमले का निराकरण कर ले रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समय दर समय, चाहे वो परंपरागत धारणा रही हो सुरक्षा की, आदर्शवादी धारणा रही हो, यथार्थवादी धारणा रही हो, आर्थिक विकासवादी, सुरक्षा दुविधा की जितनी धारणाएं रही हैं, वो एक विशेष देश काल और परिस्थिति में जन्मी। क्योंकि हम सुरक्षा की धारणा का अध्ययन कर रहे हैं, विभिन्न धारणाओं का अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए उसका स्टेप बाय स्टेप की कौन सी धारणा सुरक्षा को किस रूप में परिभाषित करती है उसको हम बताते चल रहे हैं और उसका एक आलोचनात्मक परीक्षण भी करते जा रहे हैं कि क्या कमी रही कि ये एक सटीक और स्पष्ट धारणा के रूप में नहीं आई। तो मैंने कहा कि आर्थिक जो दृष्टिकोण है सुरक्षा की धारणा को प्रतिपादित करने का, वो ये कहते हैं कि सुरक्षा जो है आर्थिक समृद्धि के मूल में निहित है। अगर हम आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर लें तो हम
सुरक्षित हो सकते हैं, उससे कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन अब भूतकाल में या पुराने समय में हम जाएं तो ऐसे कई एग्जाम्पल मौजूद हैं, खासकर मध्य एशिया में, कि समृद्ध राष्ट्र थे, जो सैन्य शक्ति संपन्न राष्ट्र थे, उन्होंने उस समृद्ध राष्ट्रों के ऊपर हमले करके 2 मिनट 24 घंटे के अंदर उन पर विजय प्राप्त कर ली। तो यह नहीं सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित कह सकते हैं। और विभिन्न चिंतक इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि ठीक है, आर्थिक समृद्धि राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी एक माध्यमिक विषय है, केवल इसके आधार पर, इसके आधार पर सुदृढ़ता प्राप्त करके हम सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। ठीक इसी तरीके से 1970 के दशक के आसपास के, जब विश्व के मानचित्र के पटल पर विकासशील राष्ट्रों का उदय हुआ, ढेर सारे विकासशील राष्ट्र हुए, तो उनके दृष्टिकोण से उन दृष्टिकोण से संबंधित एक महत्वपूर्ण धारणा का विकास हुआ, जिसे राय सुरक्षा के विकासवादी दृष्टिकोण से हम घटक अलग, ये कहीं इस एग्जैक्ट जो हम आपको विभाजन बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्थिक परंपरागत, कहीं एग्जैक्ट विभाजन नहीं है, हम अध्ययन के सुविधानुसार इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो विकासवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, विकासशील राष्ट्रों के दृष्टिकोण से, कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत अगर हम एक, जो हमारी मूल आवश्यकता है, हमें समृद्धि प्राप्त करनी है, हमें सैन्य साजो सामान प्राप्त करने हैं, हमें अन्य संसाधन प्राप्त करने हैं, किसी के राष्ट्र के पास पर्यावरण संपत्ति अधिक है तो उसके पास अन्य संसाधन नहीं है, तो अगर हम उनको परस्पर जोड़कर एक विकासवादी परिस्थिति उनके समक्ष उत्पन्न कर दें और उस विकास के माध्यम से हम अपने आप को सुदृढ़ करें, तो हम कहीं न कहीं अपने आप से सुरक्षित हो जाते हैं। और विकासवादी धारणा में जो सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे वो रॉबर्ट मैकनमारा थे। मैंने पहले भी कहा कि रॉबर्ट मैकनमारा की जो परिभाषा थी उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के 25वें अधिवेशन में मान्यता भी प्रदान की गई थी। यह परिभाषा यह कहती है कि सुरक्षा का तात्पर्य विकास से है। सुरक्षा ना तो कोई सैन्य सशक्तिकरण नहीं है, यद्यपि उसे उसमें सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा कोई पारस्परिक सैन्य संक्रिया नहीं है। इनके कहने का सामान्य सा अर्थ है कि जो विगत पिछले दशकों में सुरक्षा को सैन्य सशक्तिकरण, उसकी आर्थिक समृद्धि से जोड़ के देखा जा रहा था, वो कहते हैं नहीं, अगर हम विकास प्राप्त कर लेते हैं, अगर हम अपने आप को विकसित कर लेते हैं, तो हम जो है सुरक्षित हो जाएंगे। अगली, सुरक्षा एक स्पष्ट प्रतीक। अब चूंकि आपने इतनी धारणाएं पढ़ ली, लेकिन अभी तक आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि वास्तव में सुरक्षा है क्या। इसी प्रश्न का उत्तर, इसी आपकी भावना को प्रस्तुत करते हुए अर्नाल्ड वुल्फर ने उसी परिस्थिति, उसी देश काल परिस्थिति में सोच कहा, और उन्होंने उनकी एक शोध पत्र है डिस्कार्ड एंड कोलैबोरेशन, उसमें वो सुरक्षा को एम्बिगुअस सिंबल कहते हैं ये अस्पष्ट धारणा है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा इतने पांडित्यपूर्ण विवेचन, इतनी जटिलताएं हैं, इतनी परिभाषाएं हैं कि हम इसकी एक सटीक परिभाषा, एक उचित परिभाषा बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकती है। यह सबसे राष्ट्रीय सुरक्षा की याद कर की जाने वाली सबसे आसान परिभाषाओं में से एक थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकती है। अर्थात जो बात हमने अपने परिचय में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा अपने में सापेक्षिकता विद्यमान किए हुए सापेक्षिक धारणा है, वो परिस्थिति वह बदलती रहती है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकती है। इसीलिए अर्नाल्ड वुल्फर निर्णय पे पहुंचे, जब इसमें इतनी सापेक्षिकता विद्यमान है तो हम कभी एक धारणा प्रतिपादित नहीं कर सकते, अर्थात यह एक अस्पष्ट धारणा है, एक एम्बिगुअस सिंबल है। लेकिन आगे उन्होंने प्रयास किया और ये बताया कि हाँ, लेकिन हम सुरक्षा को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर सुरक्षा को हम समझना भी चाहते हैं तो सुरक्षा को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, उस सुरक्षा की वस्तुनिष्ठ प्रकृति और सुरक्षा की व्यक्तिनिष्ठ स्वरूप, जिसमें वो कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ सुरक्षा का सामान्य अर्थ है कि जो हमने मूल्य प्राप्त कर रखे हैं, अर्थात जो हमने संप्रभुता प्राप्त कर ली, जो हमारा क्षेत्र विस्तार है, जो हमारे आर्थिक संसाधन है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, अगर उसके विरुद्ध कहीं कोई खतरे अनुपस्थित है तो हम वस्तुनिष्ठ रूप से सुरक्षित हैं। व्यक्तिनिष्ठ, जिन्हें हम भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कोई चुनौती नहीं है, तो हम अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। और कहते हैं कि अब इन 2 मानकों के बीच में सुरक्षा कहीं पूर्ण असुरक्षा, अगर हम 2 रेखा बनाएं, एक रेखा ये और एक रेखा ये, अगर हम इसको पूर्ण असुरक्षा कहें और इसको पूर्ण सुरक्षा कहें, इन दोनों मानकों के बीच में कहीं सुरक्षा होती है। इन दोनों मानकों कहीं भी वस्तुनिष्ठ, मैंने कहा जो हमने मूल्य अर्जित किया,
जो हमने अभी तक प्राप्त किया है राष्ट्र के विकास के लिए, एक वो अगर वो उसके लिए कोई चुनौती नहीं उत्पन्न हो रही है तो हम मान सकते हैं कि हाँ एक पहलू इस पहलू में हम सुरक्षित हैं। दूसरा पहलू, जो हमारी आगे भविष्य की आवश्यकताएं हैं उसके लिए अगर चुनौती उत्पन्न नहीं हो रही तो हम व्यक्तिनिष्ठ स्वरूप से भी सुरक्षित हैं। और आगे वो विस्तार करते हुए बताते हैं कि अब सुरक्षा कहीं पूर्ण असुरक्षा और पूर्ण सुरक्षा के बीच में कहीं होती है। अगर हम एग्जैक्ट सुरक्षा पाएं तो हमारी सुरक्षा कहीं इन दोनों के बीच में होती है। अगली धारणा सुरक्षा। अब इसके साथ ही साथ हमने ये बता दिया कि परंपरागत अवधारणा, आदर्शवादी, यथार्थवादी, अर्थशास्त्री, विकासवादी, और इन धारणाओं के जो पांडित्यपूर्ण विवेचन हुए विभिन्न पुस्तकों में उसके आधार पर एक निष्कर्ष पर नाड़ रूप पर पहुंचते हैं। उन्होंने व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ में सुरक्षा को बांट के बताया कि सुरक्षा पूर्ण सुरक्षा और वो पूर्ण सुरक्षा के बीच में या मध्य में होती है। इसके साथ ही उस समय मतलब कि मोरालेस 20वीं शताब्दी के चौथे दशक से लेके लगभग चौथे दशक से लेकर 9वें दशक के आसपास 1990 के आसपास तक कई और धारणाएं विकसित हुई राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करने के लिए। उसमें ये अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है, क्योंकि ये यूजी का सिलेबस है, यूजी के दृष्टिकोण से समझना है, और यूजी के दृष्टिकोण में जो कीवर्ड्स के रूप में समझा जा सकता है वो इतना यहां पर उल्लेख किया गया जिसको मैंने विशिष्ट अवधारणाओं के रूप में विभाजित किया है। तो मैंने कहा कि 1990 के दशक के आसपास ये धारणाएं उत्पन्न हुई और इनको राष्ट्रीय सुरक्षा की विशिष्ट अवधारणा कह सकते हैं। पहली, सिक्योरिटी रिजीम की अवधारणा। सिक्योरिटी रिजीम की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट जार्विस द्वारा प्रतिपादित की गई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को केवल किसी एक राज्य के स्तर तक संकुचित करके नहीं कर सकते हैं, हम सुरक्षा को एक व्यवस्था के रूप में स्थापित करें जो एक राज्य से होकर विश्व तक व्याप्त हो। और जब हम ऐसे करने का प्रयास करते हैं तो कोई राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र से भयभीत नहीं होगा, क्योंकि भय सुरक्षा प्राप्त करने के मूल में निहित है, क्योंकि उस भय से असुरक्षा उत्पन्न होती है। और अगर हम उस भय को ही दूर कर दें, एक ऐसी रिजीम, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर दें, तो हम सुरक्षित हो सकते हैं। तो रॉबर्ट जार्विस ने सिक्योरिटी रिजीम यानी सुरक्षा व्यवस्था नाम की धारणा का प्रतिपादन किया। दूसरी धारणा कमोवेश 1910 से 1990 के दशक में शांति अनुसंधान के प्रतिपादकों द्वारा शांति की संबंधित धारणा, सुरक्षा की शांति संबंधी अवधारणा, ये आदर्शवादी से थोड़ी अलग धारणा है। ये शांति अनुसंधान पीस रिसर्च सेंटर द्वारा जारी किया गया था कि इस धारणा को कर्टगेल ने प्रतिपादित किया और उन्होंने कहा कि सुरक्षा को केवल सुरक्षा की धारणा में केवल इस भय के आधार पर नहीं, हम सुरक्षा की धारणा में अगर शांति को लक्ष्य बनाकर, शांति को साध्य बनाकर और केवल अपना नहीं परस्पर शांति की धारणा को लक्ष्य बनाकर हम सुरक्षा को प्राप्त करने का प्रयास करें तो हम कहीं ना कहीं सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगली धारणा सुरक्षा की व्यवहारिक अवधारणा कही जाती है, इंपेरिकल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें वो सुरक्षा को समझने के दृष्टिकोण से सुरक्षा को दो भागों में विभाजित करते हैं, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, और कहते हैं कि सुरक्षा को स्पष्ट रूप से समझने और स्पष्ट करने के लिए सुरक्षा आंतरिक और बाह्य रूप में विभाजित की जा सकती है। इसके साथ ही 1990 के दशक की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा सुरक्षा की क्रिटिकल सुरक्षा की अवधारणा। क्रिटिकल सुरक्षा का सामान्य अर्थ है कि परंपरागत सुरक्षा चिंतन की धारणा से अलग हटकर उसकी व्यवहारिकता के आधार पर गुणात्मक अध्ययन को विकसित करना कि जो व्यवस्था चल रही है, जिस व्यवस्था का हमने निर्माण किया है, वह व्यवस्था कितनी ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण से हमने सुरक्षा प्राप्त करने का एक मॉडल तो बना लिया कि नहीं हम आर्थिक रूप से भी समृद्ध हो जाएं, सैन्य दृष्टिकोण से समृद्ध हो जाएं, विकासवादी दृष्टिकोण से औद्योगिक केंद्र हम लगा लें, तो कई बिंदु अलग अलग हमने अलग करके एक मानक तो बना लिया। लेकिन अब ये क्रिटिकल सिक्योरिटी कहती है कि सुरक्षा के इन मानकों के बजाय हम सुरक्षित अपने आप को तभी मान सकते हैं जब हम सुरक्षा के गुणात्मक अध्ययन पर बल दें कि जिस धारणा, जिस मापक, जिस पैमाने को हमने सुरक्षा के रूप में प्रतिपादित किया है किसी राष्ट्र राज्य ने, वह वहां के निवास करने वाली मानव परिस्थिति और वर्तमान ढांचे को कितना प्रभावित कर रहा है, सकारात्मक कर रहा है या नकारात्मक तरीके से कर रहा है, उस अध्ययन के आधार पर हम सुरक्षा को परिभाषित कर सकते हैं। और इस प्रतिपादन का श्रेय फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी और केन बूथ को दिया जाता है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा को प्रतिपादित करने के कुल 4 सिद्धांत बताए, 4 आयाम बताए हैं। पहला, मूल्यांकन परक सुरक्षा, अगर मूल्यांकित आधार पर सुरक्षा का अध्ययन करें। दूसरा, संभावित प्रयोग, जो मानक प्रयोग कर रहे हैं, जो मानक प्रयोग करना चाह रहे हैं उसका हम प्रयोग करें और उसके अर्थ के जो परिणाम यानी अर्थ का खोज करके हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, जो भी आयाम हम बना रहे हैं उसको जो विश्लेषण की प्रकृति हो, हम आलोचनात्मक दृष्टि से उसका अध्ययन करें तो हम एक सही रिजल्ट पहुंच सकते हैं कि सही मानक क्या हो सकता है सुरक्षा प्राप्त करने का। और बार बार हम सुरक्षा की धारणा पर अगर पुनर्विचार करें तो हम पा सकते हैं कि सुरक्षा वास्तविक रूप में क्या हो सकती है।
इसके साथ मानव सुरक्षा की धारणा, मैंने कहा अपने आप में स्वतंत्र चैप्टर्स हैं, स्वतंत्र अध्याय हैं अध्ययन के, लेकिन चूंकि विशिष्ट हैं, यूजी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाए जाने हैं, इसीलिए विशिष्ट अवधारणा में इसको समझना जरूरी है कि शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत मैंने कहा कि खासकर 1990 के दशक में उत्पन्न हुई धारणाएं हैं, जब सुरक्षा अपनी गत्यात्मक प्रकृति के अनुकूल आगे बढ़ते हुए अब मानव राज्य से, राष्ट्र राज्य से शिफ्ट होके मानव विकास पे केंद्रित हो गई, और इस सुरक्षा की धारणा का जो श्रेय जाता है वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब हक को जाता है। उनके 1994 में प्रकाशित रिपोर्ट में मानव सुरक्षा के कुल 7 आयाम बताए गए: आर्थिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरणीय सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा। मूल रूप से इस धारणा का जो सूत्र है वो है फ्रीडम फ्रॉम वांट, फ्रीडम फ्रॉम फियर, मतलब अपने जरूरतों से, अपनी आवश्यकताओं से मुक्ति प्राप्त कर लें, और दूसरा जो भय है, हम भय से मुक्ति प्राप्त कर लें तो हम सुरक्षित हो सकते हैं। अब हम वर्तमान धारणा का सामान्य अर्थ है कि आज की परिस्थिति में हम सुरक्षा को किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, किस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमें एक सुरक्षा की एक परिभाषा देनी हो तो हम क्या कहेंगे, सुरक्षा क्या है। तो बैरी भुजान की परिभाषा सबसे सटीक और सबसे स्पष्ट है, और आधुनिक काल के सबसे सुरक्षा चिंतन, सबसे विद्वान सुरक्षा चिंतकों में गिने जाते हैं। इनकी रचना है न्यू पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। इसमें उन्होंने लिखा है सुरक्षा को सामान्य व्यवस्थागत सुरक्षा समस्या की दृष्टि से देखे जाने की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति, राज्य और तंत्र सभी अपनी भूमिका निभाते हैं। मतलब व्यक्ति, राज्य और तंत्र सभी अपनी भूमिका निभाते हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय कारक भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि राजनीतिक और सैन्य कारक। उन्होंने कहा कि अपनी रचना पीपल स्टेट फियर में कहते हैं कि सुरक्षा को 3 स्तर, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, और 5 क्षेत्रों, सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सुरक्षा में विभक्त करके आसानी से समझा जा सकता है, और इन आयामों पर कार्य कर हम सुरक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य सिलेबस में अगला बिंदु, पहला बिंदु आपका राष्ट्रीय सुरक्षा की उत्पत्ति, ओरिजिन, दूसरा बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा की विभिन्न अवधारणाएं, और तीसरा जो बिंदु है सिलेबस में वो है राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का पहला उद्देश्य है राष्ट्र की संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता और उसकी अखंडता को, जो उसकी क्षेत्रीय अखंडता है, उसको सुनिश्चित करना। इसके पहले मैंने जो तत्व पढ़े, आप उसको कोई एक सीमा में नहीं माना जा सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्यों को। आपको अपने मनोनुकूल, अपने अध्ययन के आधार पर इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। आपके अध्ययन के दृष्टिकोण पर भी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। घटने की संभावना नहीं है, लेकिन बढ़ सकता है। आप और भी बढ़ा सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य, लेकिन मोर और लेस पेपर में लिखने के लिए इतने उद्देश्य पर्याप्त होते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा सुनिश्चित करना, क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करना, उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, या इसको एक कॉलम में भरें तो राष्ट्र ने जो मूल्य अर्जित किए हैं उसको सुरक्षित करना। इसके साथ ही नागरिक के जीवन, सम्मान और संपत्ति की रक्षा करना, रणनीतिक संसाधनों की सुरक्षा करना, आर्थिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सामरिक और सैन्य बलों को सुदृढ़ करते रहना, कूटनीतिक सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, सांस्कृतिक एवं वैचारिक सुरक्षा इत्यादि उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत शामिल होते हैं। साथ ही एक अगला सेगमेंट है पहले यूनिट के पहले मतलब कि यूनिट 1 के ए में ही सुरक्षा और रक्षा। अमूमन इन दोनों धारणाओं को आम बोलचाल की भाषा में हम एक तरह से प्रयोग करते हैं कि सुरक्षा के पर्याय में रक्षा का प्रयोग कर लेते हैं, रक्षा के पर्याय में सुरक्षा का, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये स्पष्ट इस चार्ट में बताया गया है, कहा गया है, बता रहे हैं चार्ट में, प्रकृति, उद्देश्य, प्रक्रिया, इसके प्रयुक्त यानी अनुप्रयोग की एजेंसी, इसके समय, देशांतर और उसके प्रकार के आधार पर इन दोनों में मूल अंतर होता है। जैसे प्रकृति के आधार पर हम बताएं तो सुरक्षा की जो प्रकृति होती है, मैंने शुरू में कहा व्यापक, बहुआयामी, गत्यात्मक, जटिल, इस आधार पर होती सुरक्षा की जो प्रकृति होती है, जबकि रक्षा कहीं न कहीं सीमित होती है, विशिष्ट होती है। दूसरा इसके उद्देश्य, यह कहीं न कहीं खतरे की रोकथाम के लिए काम करता है कि हमारे लिए क्या क्या चुनौती उत्पन्न हो सकती है, उसके अध्ययन करता है, उसके प्रतिकार के समाधान की बात करता है, समाधान की बात करता है, प्रतिकार नहीं करता है। जबकि रक्षा प्रतिकार करता है, जो भी खतरे उत्पन्न हुए हैं उसे अपने साधनों के द्वारा उसका प्रतिकार करना। अगर हम इसकी प्रक्रिया कहें तो इसकी प्रक्रिया क्या है, निरंतर सक्रिय है, लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर अध्ययन हो रहा है, क्या क्या चुनौती उत्पन्न हो सकती है, निरंतर सक्रिय है। जबकि रक्षा की प्रक्रिया की बात करें तो जो चुनौती जब उत्पन्न हो रही है, जिस परिस्थिति में उत्पन्न हो रही है, उस परिस्थिति के अनुरूप
उसका निदान और समन करना उत्तरदायी और रक्षात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। एजेंसी की बात करें तो अलग अलग, अगर इंपेरिकल एस्पेक्ट में समझे तो पुलिस खुफिया एजेंसी और रक्षा में सेना, नौसेना, पुलिस, अर्ध सैनिक बल, पुलिस, एक डिवाइड करना अलग अलग हो सकता किया बहुत कठिन जटिल कार्य है कि हम अलग अलग कर दें कि सुरक्षा की एजेंसी अलग है और रक्षा की एजेंसी अलग है, लेकिन मोर और लेस यही है। कालखंड की बात करें तो यह मैंने पहले कहा कि सुरक्षा लगातार 24 घंटे अनवरत कार्यरत है, जबकि रक्षा किसी विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होती है। प्रकार की बात करें तो यह साइबर, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक 7 प्रकारों में तमाम सुरक्षा ने विभाजित किया हुआ है। इसके साथ ही रक्षा की बात करें तो सैन्य और आयुध इसके आधार पर, इसके अनुप्रयोग के आधार पर यह विभाजित की जाती है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, लगभग जो विश्वविद्यालयों के सिलेबस हैं उसमें शुरुआती के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं उसमें महत्वपूर्ण शब्दावलियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन शब्दावलियों का एक छोटा सा संकलन है, उसके आधार पर उसको हम आपको, जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप सैन्य विज्ञान पढ़ते हैं, सैन्य विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो स्वाभाविक है कि सैन्य विज्ञान की परिभाषा आपसे चलते फिरते परीक्षा में या आप किसी से बताते हैं तो लोग आपसे सैन्य विज्ञान की परिभाषा पूछ सकते हैं। परीक्षा के भी दृष्टिकोण से और व्यवहारिक जीवन के भी दृष्टिकोण से सैन्य विज्ञान की परिभाषा जानना अति आवश्यक है। तो सैन्य विज्ञान की एक संगठित परिभाषा, अपने आप से बनाई जाने वाली परिभाषा अगर बनाई जाए तो यह कहा जा सकता है कि सैन्य विज्ञान वह बहुविषयक अंतर संबंधित अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी है। कई विषयों का मिला के आप जब सैन्य विज्ञान पढ़ते हैं तो इतिहास, अगर आप प्राचीन भारतीय संस्कृति प्राचीन भारत की युद्ध कला पढ़ते हैं, आप वैश्विक युद्ध कला पढ़ते हैं तो आप पाते हैं इतिहास के भी इसमें तत्व शामिल हैं, राजनीति विज्ञान के भी तत्व शामिल है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के भी तत्व शामिल है, मनोविज्ञान, मिलिट्री साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान के भी तत्व शामिल है। अर्थात सैन्य विज्ञान एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसका मूल क्या है, जिसमें राष्ट्रों उनके मध्य सेना के अनुप्रयोग मतलब उसका वास्तविक प्रयोग, उसके इतिहास, उसके विविध सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों के साथ साथ युद्ध, शांति, सुरक्षा और उससे जुड़े समस्त पहलुओं का व्यापक और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। समझिएगा, व्यापक और क्रमबद्ध, इसीलिए इसे सैन्य विज्ञान कहा जाता है कि यह सैन्य विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान वही उसी विषय वस्तु को कहा जा सकता है जिसमें व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अगर एक बिंदु के रूप में, अति लघुत्तरी के रूप में सुरक्षा को पूछा जाता है तो सुरक्षा के लिए वैरी भुजान की परिभाषा सबसे स्पष्ट हो सकती है। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता और उसके नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करना सुरक्षा है। अर्थात उन मूल्यों को किसी भी प्रकार से बचाए रखना, रक्षा करना जो पहले से अर्जित किए गए हैं, आप वो सुरक्षा कहलाती है। मैंने पहले कहा कि वैरी भुजान की परिभाषा राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करने के लिए सबसे उपयुक्त जान पड़ती है, जिसके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या को सामान्य व्यवस्थागत सुरक्षा समस्या के दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता है, जिसमें राज्य, व्यक्ति और तंत्र सभी अपनी भूमिका निभाते हैं। साथ ही इसमें आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय कारक उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि राजनीतिक और सैन्य कारक। अगली जो परिभाषा है वो है रक्षा सुरक्षा की एक धारणा का एक तत्व और अंग मात्र है, जिसमें वो सभी कार्यात्मक पहलू मतलब अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल, वो सभी कार्यात्मक पहलू शामिल हैं जिनका निराकरण सैन्य बलों द्वारा किया जाता है। यह सदैव राष्ट्रीय शक्ति और क्षमता के से प्रत्यक्षता जुड़ी होती है। रक्षा राष्ट्रीय शक्ति एवं उसकी क्षमता से प्रत्यक्षता जुड़ी होती है। अगली जो धारणा है, शब्दावली है, वो है सामूहिक सुरक्षा। यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी परिभाषित करते हुए विद्वान कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा की कार्यकारी व्यवस्था में, सामूहिक सुरक्षा की कार्यकारी व्यवस्था में सुरक्षा की समस्या केवल अकेले राष्ट्र की नहीं होती, बल्कि प्रत्येक राष्ट्र की होती है, जो सभी इस धारणा से जुड़े होते हैं। इसको एक लाइन में सूत्रबद्ध करके कहा जाता है, वन फॉर ऑल फॉर वन। अगर यह सूत्र सामूहिक सुरक्षा की धारणा को परिभाषित करता है। एग्जाम्पल, किसी यूनो के अंतर्गत सभी राष्ट्र एक मंच पर जुड़े हुए हैं, वहां पे किसी एक राष्ट्र के लिए उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौती प्रत्येक राष्ट्र के लिए सुरक्षा चुनौती है, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समस्त उपाय, सुरक्षा हेतु प्रदान किए जाने समस्त उपाय सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। एक शब्दावली आती है संरक्षा का सामान्य ऐसा अर्थ है किसी खतरे या नुकसान से बचाने के जो प्रयास हैं, जो संरक्षण के जो प्रयास हैं। सुरक्षा धन संरक्षण अर्थात बचाने के जो भी उपाय हैं, संरक्षण की चुनौतियों से निपटने के जो भी उपाय हैं, वो संरक्षा कहलाती है। इसके साथ संघर्ष या विरोध उस परिस्थिति का नाम है जिसमें सभी बेमेल या असंगत पहलुओं का अस्तित्व होता है, जिसमें 2 पक्ष हितों और मूल्यों की असंगतता का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अर्थात
संघर्ष तभी उत्पन्न होता है जब दो पक्ष परस्पर उनके हित एक दूसरे के विपरीत हो, उनके मूल एक दूसरे के असंगत हो, उनके अनुकूल न हो, तो संघर्ष का उत्पन्न होता है। और मार्गेनथाउ संघर्ष को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संघर्ष क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अंतर पर विभिन्न गुटों के मध्य प्रतिस्पर्धा का प्रत्यक्षीकरण है। इसके साथ अगला जो सेगमेंट है इस विषय के मूल्यांकन से संबंधित है, जिसमें असाइनमेंट है राष्ट्रीय सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा को स्पष्ट करते हुए सुरक्षा और रक्षा के मध्य अंतर बताइए। इसमें आपके मोरल सभी प्रश्न भी समाहित हो जाते हैं। इस प्रश्नों को अगर आप तोड़िए तो राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा या राष्ट्रीय सुरक्षा की परंपरागत अवधारणा समझाइए, सुरक्षा और रक्षा के मध्य अंतर समझाइए। अगर आप इस असाइनमेंट को लिखते हैं तो लगभग सभी राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा के सभी सेगमेंट को पूरा कर लेते हैं। साथ ही विशिष्ट मान्य अवधारणा, सुरक्षा दुविधा की धारणा और दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा पर विवेचना करिए। अगर आप ये असाइनमेंट इस अध्ययन के उपरांत कर लेते हैं या जो रिटन में नोट्स इस कंटेंट के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है उसमें जो प्रश्न दिए हैं उनका अभ्यास कर लेते हैं, तो आप यूजी नहीं वरन आप पीजी के लिए भी मोरालेस राष्ट्रीय सुरक्षा के सेगमेंट को आप तैयार कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप लिख सकते हैं, वो चाहे बहुविकल्पी प्रश्न की बहुविकल्पी विधा के होने वाले प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरी या लिखित परीक्षा के होने वाले प्रश्न हो, आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।